पहाड़ी नाहमवार रास्तों पर वैन उछलती कूदती चली जा रही थी। वैन के फर्श पर पड़े होने की वजह से हर झटका सहना मुश्किल हो रहा था। वो लोग तो बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग बहुत बुरे हाल में थे। वो कयामत का सफर साबित हुआ। ऐसा मालूम होता था कि हम एक कभी न खत्म होने वाला सफर कर रहे हैं। सफर किसी सूरत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पैर दर पैर लगने वाले झटके आखिर हम कहाँ तक बर्दाश्त करते। नतीजा ये हुआ कि पहले तहजीब और उसके बाद मैं भी होशो हवास से बेगाना हो गया। फिर सुबह के वक्त हमारे सफर का इख्तिताम हुआ। गाड़ी रुकने के एहसास से मुझे कुछ होश आया। तहजीब ने नीम गनूदा से अंदाज में आंखें खोल कर देखा, मगर उन लोगों ने बड़ी बुरी तरह खींच कर हमें उठाया। बल्कि उठाया क्या, बस घसीटते हुए हमें वैन से बाहर फेंक दिया। उनके इस सलूक के बाद गनूद की हवा हो गई। उसके बाद वो लोग एक बार फिर हमें बेरहमी से धकेलते हुए एक कमरे तक ले गए। तहजीब और डी फॉस्टर के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना होश था कि मैंने देख लिया। हमारे सफर का इख्तिताम एक इमारत पर हुआ है, लेकिन उन लोगों ने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं उस इमारत का तफसीली जायजा ले सकता। हमें एक कमरे में धकेल कर उन लोगों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में फर्नीचर नामी किसी शय का वजूद नहीं था। बस फर्श पर कालीन बिछा था और कुछ भी नहीं था। इंतहा तो ये थी कि दीवारों पर सजावट के लिए भी किसी शय का वजूद नहीं था। एक कील तक नजर नहीं आ रही थी। छत भी खासी बुलंद थी और दीवारों में अगरचे रोशनदान मौजूद थे, मगर सपाट दीवारों पर छिपकली की तरह रेंग कर ही उन तक रसाई मुमकिन थी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। तमाम रात के तकलीफ दे सफर के बायस मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। तहजीब का चेहरा भी उतरा हुआ था। साफ मालूम हो रहा था कि वो भी सख्त तकलीफ का शिकार है, और डी फॉस्टर के चेहरे पर तो मुर्दनी छाई हुई थी। वो बेतुके अंदाज में कालीन पर लेटा हुआ था और आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रहा था। हाथ पुश्त पर बंधे होने के बायस वो ठीक से लेट भी नहीं सकता था। यही हाल मेरा और तहजीब का भी था। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर जब ये खामोशी ज्यादा ही तवील होने लगी तो मैंने बोलने में पहल की। मैंने कहा, कुछ अंदाजा हुआ तहजीब? तहजीब ने चौंक कर कहा, क्या? उसका अंदाज मशीनी था, जैसे मेरी बात उसकी समझ में ना आई हो। मैंने कहा, शायद खेल बिगड़ गया है। ये लोग किसी मुल्क के एजेंट मालूम होते हैं जिनके हत्थे हम चढ़ गए हैं। तहजीब मुझे यूं देखने लगी जैसे मैं किसी अजनबी जबान में गुफ्तगू कर रहा हूं। मैंने तेज किस्म की सरगोशी में कहा, तुम्हें क्या हो गया है तहजीब? खुद को संभालने की कोशिश करो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। तहजीब ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज में बेइंतहा नकाहत थी। मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने कहा, हमारा रात भर का सफर बेहद तकलीफ दे था और मुमकिन है आइंदा हमें इससे भी ज्यादा खराब हालात का सामना करना पड़े। उस वक्त क्या होगा? तहजीब मुझे यूं देखने लगी जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो। बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैंने नरमी से पूछा, क्या तुम बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रही हो? उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे बाजू उखड़ जाएंगे। मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है। मैंने कहा, मेरा भी यही हाल है तहजीब। अगर तुम अपनी तकलीफों की तरफ तवज्जो दोगी तो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ महसूस होगी। भूल जाओ कि तुम किस हाल में हो। वो बोली, अगर सिर्फ मेरे हाथ खुल जाएं तो मेरी तकलीफ आधी हो जाए। हाथों की मदद से कम मैं अपने जिस्म के दुखते हुए हिस्सों को दबा तो सकूंगी। मैंने कहा, मैं चाहूं तो तुम्हारी बंदिशें खोल सकता हूं और इसमें शायद 5 मिनट से ज्यादा वक्त न लगे, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तहजीब चौंक कर मुझे देखने लगी। बोली, तुम मुझे कैसे खोलोगे? तुम्हारे तो खुद हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कहा, उंगलियां तो आजाद है ना। तुम्हारी तरफ पुश्त करके मैं अपनी उंगलियों की मदद से तुम्हारे हाथ आजाद कर सकता हूँ। जरा सी दिक्कत जरूर होगी, मगर ये नामुमकिन नहीं है। तहजीब ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तो तुम देर क्यों कर रहे हो? मेरे हाथ खुल गए तो मैं बआसानी तुम्हारी और डी फॉस्टर की बंदिशें खोल सकूंगी। मैंने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ये हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता है। तहजीब का लहजा मुल्तजियाना हो गया। बोली, बेवकूफ़ी मत करो। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस तरह हम बेबसी की हालत में मारे जाएंगे? हाथ खुले होंगे तो हम कम से कम अपना दिफा तो कर सकेंगे। मैंने कहा, इन लोगों ने हमारे साथ जिस जारहियत का मुजाहरा किया है उसे तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। ऐसा मालूम होता है कि सफाकी और बेरहमी इन लोगों पर खत्म है। वो हमारे साथ जर्रा बराबर रियायत करने के मूड में नहीं है। लिहाजा हमारे लिए बेहतर यही है कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा गलत फहमी में मुब्तला करने की कोशिश करें। तहजीब ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, तुम्हारी बातों से शिकस्त खूर्दगी टपक रही है। तुम उन लोगों से खौफजदा हो गए हो। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं जरा भी खौफजदा नहीं हूँ तहजीब, लेकिन कोई हलाकत खेज कदम उठाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। तहजीब ने बेबसी से कहा, तुम्हारी मंतिक मेरी समझ से बालातर है। क्या तुम्हें यह एहसास भी नहीं है कि मैं शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ?
मैंने कहा मैं खुद भी तो उतनी ही तकलीफ में मुब्तला हूँ, लेकिन ना तो मैं खुद से दुश्मनी कर सकता हूँ और ना ही तुमसे। वो बोली उलझी हुई बातें मत करो अली, मुझे कम से कम समझा तो दो कि तुम्हारे जहन में क्या है। मैंने कहा जिस्मानी हालत के साथ साथ तुम्हारी जहनी हालत भी ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर तुम्हें समझा देता। वो बोली नहीं, मेरी जहनी हालत ठीक है, तुम कुछ बताओ तो सही, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने तहजीब से पूछा पहले ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में हम किन लोगों की कैद में हैं। वो बोली जहां तक मेरा अंदाजा है इन लोगों का ताल्लुक किसी ऐसे मुल्क से है जो फॉर्मूलों के हुसूल के चक्कर में है। मैंने कहा मुझे खुशी है कि तुम सोचने समझने की सलाहियत से महरूम नहीं हुई। गोया तुम तस्लीम करती हो कि जिन लोगों की कैद में हम हैं वो किसी मुल्क के सीक्रेट एजेंट हैं। तहजीब बोली हाँ, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इनमें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचा जा सकता। मैंने कहा सीक्रेट एजेंटों के बारे में तुम क्या जानती हो? तहजीब ने एहतिजाजी लहजे में कहा तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैंने कहा जो कुछ मैंने पूछा है उसका जवाब दो तहजीब, ताकि मैं बात आगे बढ़ा सकूं। तहजीब ने जवाब देने से कबल एक लम्हे के लिए मुझे घूरा। बोली सीक्रेट एजेंटों के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने कहा उनकी इस्तेदाद, उनका रवैया और उनके किरदार के मयार के बारे में बताओ। वो बोली हर मुल्क अपने ज़हीन तरीन अफराद में से उनका इंतखाब करता है। सीक्रेट एजेंट बे इंतहा मुहिब्बे वतन होते हैं, न बिकने वाले, और अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस या कुछ और? मैंने पुरसकून लहजे में कहा बहुत है। अब ये बताओ कि वो लोग जो अपने मुल्क के ज़हीन तरीन लोग हैं, क्या वो ये नहीं सोच सकते कि हम एक दूसरे के हाथ खोलकर आज़ाद हो सकते हैं? वो बोली हो सकता है बेख्याली में उन्होंने इस बात पर गौर ही ना किया हो। मैंने कहा हरगिज नहीं, सीक्रेट एजेंट अपने काम में माहिर होते हैं, उनसे बेख्याली में भी इस किस्म की हरकत सरजद नहीं हो सकती। वो बोली क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उन्होंने जानबूझकर ये हरकत की है? मैंने कहा ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि उन्होंने जानबूझकर हमें ये मौका फराहम किया है। वो बोली तुम किसी तरह ये साबित नहीं कर सकोगे कि इस हरकत से उन्हें किस किस्म का फ़ायदा हो सकता है। मैंने कहा वो हमें परखना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं। अगर हमने इस तरह खुद को आज़ाद करा लिया तो यकीन करो हमारा मुस्तकबिल बहुत मखदूश हो जाएगा। वो हमें किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसी तरह चुपचाप बंधे पड़े रहे तो वो हमें किसी खास अहमियत का हामिल तसव्वुर नहीं करेंगे। फिर मुमकिन है हम झूठ सच बोलकर उनके चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाएं। अगर उन्होंने हमें आज़ाद न भी किया तो भी कम से कम वो हमारी तरफ से किसी कदर गलत फहमी में तो मुब्तला हो ही चुके होंगे और हम कोई मुनासिब मौका देखकर उनके चुंगल से निकल भागने की कामयाब कोशिश तो कर सकेंगे। तहजीब चंद लम्हे मेरी बातों पर गौर करती रही, फिर बोली तुम ठीक कह रहे हो अली, वाकई हमारी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हम यूं ही बंधे पड़े रहें। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा शुक्र है मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ गईं। तहजीब ने कहा सवाल ये है कि ये कम बखत इतने सही मकाम पर कैसे पहुंच गए? मैंने कहा गलती हमारी है तहजीब। जब हमें अंदाजा हो गया था कि ये लोग डी फॉस्टर की बू सूंघते हुए रोडेल्बो के कैंप तक आ पहुंचे हैं तो हमें बेहद मोहतात हो जाना चाहिए था। वो बोली इससे ज्यादा हम और क्या एहतियात बरत सकते थे? रात के अंधेरे में कितनी खामोशी से तो हम वहां से निकले थे। मैंने कहा नहीं, हमें चाहिए था कि आखिरी वक्त में अपना प्रोग्राम तब्दील कर देते, किसी और रास्ते से सफर करते। उन लोगों ने रोडेल्बो के आदमियों को लालच देकर उनसे यकीनन हमारा प्रोग्राम मालूम कर लिया होगा। वो बोली खैर जो होना था वो तो हो गया, अब इन लोगों से क्या झूठ बोलोगे? मैंने कहा हम इन पर हरगिज ये जाहिर नहीं करेंगे कि हम डी फॉस्टर की अहमियत से वाकिफ हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि डी फॉस्टर को एक मखसूस मकाम तक पहुंचाने के लिए हमारी खिदमात हासिल की गई थी। वो बोली मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा मुनासिब बयान और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या वो लोग हमारी बात पर यकीन कर लेंगे? मैंने कहा हमें से गरज नहीं कि वो हमारी बात पर यकीन करते हैं या नहीं, उनके पास हमारे बयान की सेहत को परखने का कोई जरिया तो होगा नहीं। तहजीब ने कहा लेकिन उन लोगों ने रोडेल्बो के आदमियों से जो मालूमात हासिल की हैं उनकी रोशनी में तो हमारा झूठ पकड़ लिया जाएगा। उसके लहजे में तशवीश थी। मैंने कहा खुशकिस्मती से रोडेल्बो का कोई भी आदमी न तो डी फॉस्टर की अहमियत से वाकिफ था और न ही हमारी असलियत से। तहजीब ने कहा तब तो वाकई इस बात का इम्कान है कि ये लोग हमारा झूठ नहीं पकड़ सकेंगे। मैंने कहा उम्मीद तो यही है, और महज इस बात पर कि ये लोग हमारे बारे में तारीकी में हैं हम महफूज हैं, वरना जिंदगी की कोई उम्मीद न रह जाती। तहजीब बोली लेकिन ये लोग कितने सफ़ाक हैं अली, इन्होंने रोडेल्बो के उन तमाम आदमियों को ख़त्म कर दिया जिनसे हमारा मसनूई मुकाबला होना था। इनसे ये तवक्को कैसे रखी जा सकती है कि हमें छोड़ देंगे? मैंने कहा इनसे किसी किस्म की तवक्को रखना महज हिमाकत है, लेकिन रोडेल्बो के उन आदमियों में और हम में बहुत फ़र्क है। तहजीब ने कहा कुछ भी फ़र्क नहीं है, वो रोडेल्बो के मुलाजिम थे और हम किराए के लोग हैं, बात तो एक ही है। मैंने कहा नहीं,
فرق یہ है कि वो लोग मुसल्ला थे और अगर ये लोग उन्हें न मार देते तो वो इनके अज़ाइम देखकर इनसे मुकाबला ज़रूर करते। लिहाजा इन्होंने उनको क़ब्ल अज़ वक्त ही ठिकाने लगा दिया ताकि मुकाबले का कोई इम्कान ही बाकी न रह जाए और वो बआसानी हमें अगवा कर सके। उन्हें हलाक कर देना तो उनके लिए नागुज़ीर था। तहज़ीब ही किसी अंदाज में मुस्कुराई, बोली, और चूंकि हमसे उन्हें इतना ख़तरा नहीं होगा इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे साथ ज़रा मुख्तलिफ किस्म का सलूक करेंगे। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन मुझे अफसोस है कि रोडेल्बो के आदमी खामखा ही मारे गए। दफतन हमने डी फॉस्टर के कराहने की आवाज़ें सुनी। वो होश में आ रहा था। मैं और तहज़ीब खामोश हो गए। डी फॉस्टर ने आंखें खोलकर चंद लम्हे इस तरह आंखें पटपटाईं जैसे कुछ समझ में ना रहा हो। फिर नहीफ आवाज़ में बोला, मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा, हम दुश्मनों की कैद में हैं। याद नहीं उन्होंने हमें रास्ते में घेर लिया था? वो बोला, ओह हाँ, मुझे याद आ गया, उन्होंने हमें कैद कर लिया था, लेकिन मेरे हाथ तो खोलो, मैं मर रहा हूँ। तहज़ीब ने कहा, कैसे खोलें डी फॉस्टर, हम तो खुद बंधे हुए हैं। वो बोला, हाँ, तुम लोग भी क्या कर सकते हो, मेरी तरह तुम भी बेबस हो। मैं तो पहले ही कह रहा था, पहले ही समझ रहा था, सब बेबस हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। डी फॉस्टर का दिमाग उसके काबू में नहीं था, इसलिए वो बेरब्त गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा, हौसला रखो डी फॉस्टर, सब ठीक हो जाएगा। वो बोला, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जानता हूँ, तकदीर कभी मेरा साथ नहीं देगी, मैं जो भी कोशिश करता हूँ मेरे खिलाफ जाती है। मैंने कहा, कामयाबी जितनी बड़ी हो उतनी ही मुश्किल से मिलती है डी फॉस्टर, मुश्किलात का मुकाबला तो करना ही पड़ता है। वो बोला, मैं किसी और को तो कसूरवार नहीं ठहरा रहा, गलती मेरी अपनी है, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। जिन लोगों के लिए मैंने खुद को खतरे में डाला उन्होंने ही मुझे इस हाल को पहुंचा दिया। मैंने कहा, मुस्तकबिल पर नजर रखो डी फॉस्टर, माजी में जो कुछ हुआ उसे याद करने और उस पर पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। डी फॉस्टर तलखी से हंसा, फिर गुस्सीले लहजे में बोला, मुस्तकबिल से भी कौन सी उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है? क्या हम लोग यहाँ बैठकर तोपे चलाएंगे? आखिर इन लोगों ने हमारे हाथ क्यों बांध रखे? डी फॉस्टर के इन अल्फाज के साथ ही दरवाजा खुला और दो अफराद नजर आए। एक के हाथ में टॉमी गन थी और दूसरा खाली हाथ था। टॉमी गन बरदार दरवाजे पर ही रुक गया, जबकि दूसरा शख्स अंदर आ गया। उसने अंदर आकर कहा, मिस्टर डी फॉस्टर। उसका अंदाज सवालिया था। फॉस्टर ने सर घुमाकर उस शख्स की तरफ देखा। उसने कटखने लहजे में पूछा, क्या बात है? वो अपनी जिंदगी से आजिज आ चुका था। उस शख्स ने पूछा, तुम डी फॉस्टर हो? डी फॉस्टर गुर्राया, हाँ, मैं ही डी फॉस्टर हूँ। तुम लोगों ने हमारे हाथ क्यों बांध रखे हैं? वो शख्स बोला, नाराज क्यों हो रहे हो, अभी खोले देता हूँ। और आगे बढ़कर पहले तहज़ीब की और फिर डी फॉस्टर के हाथ खोल दिए। मुझे उसने यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे मैं वहां मौजूद ही न हूं। डी फॉस्टर और तहज़ीब अपनी कलाइयां मसल रहे थे। उस शख्स ने डी फॉस्टर से कहा, आओ मेरे साथ चलो। डी फॉस्टर ने खौफजदा लहजे में पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? उस शख्स ने कोई जवाब देने के बजाय डी फॉस्टर को बाजू से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या कसूर किया है? मुझे भी तो खोलते जाओ। वो शख्स रुक गया। उसने तहज़ीब की तरफ इशारा करके कहा, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें ये खोल देगी। इस दौरान में डी फॉस्टर खड़ा हो गया था और ये बात भी उसकी समझ में आ चुकी थी कि अगर उसने इन लोगों के कहने पर बेचूंचरा अमल न किया तो उसका क्या हशर होगा। लिहाजा वो उन दोनों के साथ डगमगाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा एक बार फिर बाहर से बंद कर दिया गया। उनके जाने के बाद तहज़ीब उठकर मेरी तरफ बढ़ी और उसने मेरे हाथों की बंदिशें खोलकर मुझे भी आज़ाद कर दिया। मैं फुर्ती से उठकर बैठने के चक्कर में मुंह के बल कालीन पर गिरा। जिस्म के मुतादिद जोड़ घंटों बंधे रहने के बायस तेजी से हरकत करने के मुतहम्मिल नहीं हो सके थे। तहज़ीब लपक कर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे नजदीक आकर घुटनों के बल बैठ गई। उसने तशवीशनाक लहजे में पूछा, क्या हुआ? क्या बहुत ज्यादा नक्काहत महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं तहज़ीब, बस बाज़ औक़ात हिमाकत सरजद हो जाती है। मुझे आहिस्तगी से हरकत करनी चाहिए थी। इतनी देर से बंधे होने के बायस जिस्म में कुछ अकड़न सी पैदा हो गई है। तहज़ीब मेरा सर सहलाने लगी, फिर बोली, मुझे बताओ जिस्म के किन हिस्सों में तकलीफ महसूस कर रहे हो? मैं दबा दूंगी तो तकलीफ कम हो जाएगी। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है मेरी जान, तुम तो मेरी मसीहा हो। मेरी तकलीफों के इलाज के लिए तो तुम्हारी कुर्बत ही बहुत काफी है। वो बोली, गुफ्तगू करते वक्त मौका महल देख लिया करो। हम इस वक्त दुश्मन की कैद में हैं। ये वक्त इन बातों का तो नहीं है। हमें यहाँ से निकलने की फिक्र करनी चाहिए। मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, इन बातों के लिए कोई मौका महल देखने की जरूरत नहीं होती, ना ही इन बातों के लिए कोई वक्त मुकर्रर होता है। बस जब भी तुम्हारी शख्सियत का सहर गालिब आ जाए। वो बोली, ओहो,
तो कोई वक्त ऐसा भी होता है जब जनाब इस शहर से आज़ाद होते हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ, जब मैं फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए सरगर्म अमल होता हूँ। तहजीब ने मौजू बदलते हुए कहा, अब उठकर बैठने की कोशिश करो। मैंने कहा, कोशिश नहीं, ये कहो कि अब उठकर बैठ जाओ। और मैं आहिस्तगी से उठकर बैठ गया। तहजीब ने पूछा, अब तो कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहे? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं जहनी खलिश में मुब्तला हो गया हूँ। तहजीब ने मुताहिजराना लहजे में कहा, क्या बंधे रहने की वजह से? मैंने कहा, तुमने वो आवाज़ सुनी जिसने हमें रुकने का हुक्म दिया था? तहजीब ने कहा, क्यों नहीं सुनी, बड़ी पाटदार आवाज़ थी। मैंने कहा, तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जैसे वो आवाज़ तुमने पहले भी कभी सुन रखी हो? तहजीब ने हैरत से कहा, नहीं, लेकिन ये सवाल पूछने का मकसद? मैंने कहा, मुझे वो आवाज़ जानी पहचानी महसूस हो रही थी। जब से वो आवाज़ सुनी है इसी उलझन में हूँ, लेकिन याद नहीं आता कि वो आवाज़ इससे कबल मैंने कहाँ सुनी थी। तहजीब बोली, मुमकिन है वो आवाज़ तुम्हारे किसी वाकिफकार की आवाज़ से मिलती हो और तुम्हें यूं महसूस हो रहा हो जैसे तुमने वही आवाज़ कहीं सुनी हो। कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है। मैंने कहा, हो सकता है कि वो किसी किस्म की मुशाबहत ही रही हो जिसने मुझे इस खलिश में मुब्तला कर रखा है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी मुझे याद तो आना चाहिए। तहजीब बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शख्स की वो आवाज़ थी वो आवाज़ बदल कर बोलने की कोशिश कर रहा हो? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, जब तक मुझे कुछ याद नहीं आ जाता उस वक्त तो हर इम्कान काबिल कबूल ही नजर आता है। तहजीब बोली, तुम क्यों एक फजूल बात में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? मत सोचो उसके बारे में, जो भी होगा खुद ही सामने आ जाएगा। मैंने हैरत से कहा, ये फजूल बात है तहजीब, ये तो बहुत अहम बात है। अगर हमें क़ब्ल अज़ वक्त इल्म हो जाए कि हमारा मद्दे मुकाबिल कौन है तो हम बेहतर लाहे अमल तय कर सकेंगे। तहजीब बोली, वो तो तब है ना कि जब याद आ जाए। मैं तो कह रही हूँ कि अगर याद नहीं आ रहा तो जहन पर जोर मत डालो, खुद ही याद आ जाएगा। मैं खामोश रहा, मगर मेरा जहन बदस्तूर उलझा हुआ था। आखिर वो आवाज़ मुझे शिनासा सी क्यों महसूस हो रही थी? तहजीब बोली, इन लोगों के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया तुमने कि इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? मैंने कहा, सिर्फ अंदाज़न ही कह सकता हूँ कि ये फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। वो बोली, इस नुक्ते को जहन में रखते हुए गौर करो। जाहिर है जिस शख्स की आवाज़ हमने सुनी थी उसका ताल्लुक भी फ्रांस से ही रहा होगा। मैंने मायूसी से कहा, मैं पहले ही बहुत गौर कर चुका हूँ। जितने फ्रांसीसियों से मेरे ताल्लुकात रह चुके हैं मैं उन सबको अपने जहन में दोहरा चुका हूँ, लेकिन नतीजा वही सिफर है। दफतन तहजीब उछल पड़ी, बोली, ओह, कहीं वो ऑलिव हावर्ड की आवाज़ तो नहीं थी? मैंने हैरत से कहा, क्या कह रही हो? ऑलिव हावर्ड का फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक? वो बोली, ये तो सिर्फ हमारा अंदाज़ा है ना कि ये लोग फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। क्या ज़रूरी है कि हमारा अंदाज़ा दुरुस्त हो? मैंने कहा, तब भी ऑलिव हावर्ड के साथ फ्रांसीसियों की मौजूदगी समझ में नहीं आती। तहजीब बोली, लेकिन यहूदी कौम तो रंग नस्ल के झगड़ों से आज़ाद है। मैंने बहुत ज़ोर से अपने माथे पर हाथ मारा। कहा, वाकई तुम ठीक कह रही हो, इस पहलू पर तो मैंने गौर किया ही नहीं। हालांकि ये बिल्कुल सामने की बात है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इन लोगों का ताल्लुक इसराइल से हो। इसराइल ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके एजेंटों का ताल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से हो सकता है। ताहम वो शख्स ऑलिव हावर्ड नहीं हो सकता। तहजीब ने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा, अगर वो ऑलिव हावर्ड होता तो तुम भी उसकी आवाज़ में शिनासाई की झलक महसूस करती। तहजीब बोली, तुम्हारी बात में वजन ज़रूर है अली, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो किसी वजह से आवाज़ बदल कर बोल रहा हो और तुमने किसी किस्म की मुमासिलत महसूस कर ली हो जिस पर मैं तवज्जो न दे सकी हूँ। वैसे भी मेरा उससे बहुत कम वास्ता रहा है, जबकि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा रहे हो। मेरा मतलब है तुम्हारा और ऑलिव हावर्ड का तो तकरीबन चोली दामन का साथ रहा है। मैंने कहा, अगर वो ऑलिव हावर्ड ही था तो समझ लो कि हमारे बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। तहजीब हंसकर बोली, अब ऐसी भी क्या मायूसी, वो हमें पहचानेगा कैसे? हम दोनों ही मेकअप में हैं। मैंने तंबीही लहजे में कहा, किसी खुश फहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। ऑलिव हावर्ड के सामने किसी मेकअप की कोई हैसियत नहीं। तहजीब बुरा सा मुंह बनाकर बोली, उसके बारे में तो सुना बहुत कुछ है, अब सामना होगा तो पता चल जाएगा कि वो है कितने पानी में। मैंने तहजीब को घूरा, कहा, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? वो बोली, एक तुम क्या, मैंने जिससे भी सुना है यही सुना है कि वो बेहद चालाक और अय्यार आदमी है, लेकिन हमारे मेकअप इतने मुकम्मल हैं कि। मैंने कहा, ऑलिव हावर्ड के लिए किसी मेकअप की कोई हैसियत नहीं। जिस तरह आम लोग एक दूसरे को शक्ल देखकर या आवाज़ सुनकर शनाख्त कर लेते हैं, उसी तरह ऑलिव हावर्ड किसी शख्स को उसकी चाल ढाल और जिस्म की दीगर हरकत से शनाख्त कर सकता है। इसके लिए उसे किसी की सूरत देखने और आवाज़ सुनने की कतई ज़रूरत नहीं। तहजीब ने हैरत से पलकें झपकाईं, बोली, तो क्या वो तुम्हें भी शनाख्त कर लेगा? मैंने कहा, मेरी बात छोड़ो, मुझे अपने जिस्म की हरकत सकनात पर इतना इख्तियार है कि जब चाहूँ सब कुछ तब्दील कर लूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं भी मारा जाऊँगा। तहजीब बोली, तो अब ये भी तुम ही बताओ कि उससे बचने की क्या सूरत होगी?
मैंने कहा, सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है। कोशिश करना कि अपनी चाल के अलावा अपनी दीगर हरकत पर भी काबू रखो। लाइन ऑफ क्रूजल वाले मामले में उसे शिकस्त देने के बाद मैंने उसे बहुत बुरी तरह बेबस कर दिया था। उसने अहद किया था कि अपनी इस बेबसी का बदला जरूर लेगा। अगर उसे शुबा भी हो गया कि ये मैं हूं तो जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकेगी।